जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द यूथ गाइड विद सुधीर में। तो आज से हम जो है ना संविधान का पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है संविधान की विशेषताएँ। मैं सीधे इस टॉपिक पे क्यों कूदा हूँ, क्यों संवैधानिक विकास को मैंने पहले नहीं लिया या फिर संविधान सभा का निर्माण ये सारी चीज़ें क्यों नहीं ली? उसकी एक प्रमुख वजह ये है कि ये टॉपिक अपने आप में इतने लेंदी होते हैं कि हमारा शुरू में जो जोश रहता है या फिर कह सकते हैं वो एक तरीके से उसको कम करने का काम करते हैं। तो हम संविधान के जो मेन और अच्छा उनसे क्वेश्चंस भी ऑन एन एवरेज बनते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे बन रहा होता है। तो हम सीधे संविधान पे ही जो है कि संविधान से ही बात शुरू करेंगे और संविधान से बात करूँ हम उन सब चीज़ों को भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि संवैधानिक विकास और संविधान सभा ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम संविधान के कोर टॉपिक्स को कवर कर लें, उसके बाद से उसको लास्ट में रखेंगे, ठीक है? तो हमारा पहला टॉपिक था भारतीय संविधान की विशेषताएँ। हम पहले इसको पूरे अध्याय को एक चार्ट फॉर्म में देखेंगे कि हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और उस चार्ट फॉर्म में देखने के बाद से उन चीज़ों को हम जो है कि एक-एक करके उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो विशेषताओं में चूँकि हम संविधान यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो पहले तो मैं आप लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूँगा कि संविधान का अर्थ क्या होता है? संविधान का अर्थ। उसके बाद से हम इस टॉपिक पे आएंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएँ। ये पूरा एक चार्ट है, समझिए, इस पूरे सब्जेक्ट का। उस विशेषताओं में पहला विशेषता जो होगा वो हमारा होगा। मैं लाइनिंग भी करते जाऊँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। पहली जो विशेषता हमारी होगी वो रहेगी निर्मित, लिखित और विशाल संविधान। यानी कि नेक्टेड, रिटन, and most comprehensive कॉन्स्टिट्यूशन। निर्मित, लिखित और विशाल संविधान। दूसरी जो हमारी विशेषता रहेगी दूसरी विशेषता हमारी होगी संविधान की सर्वोच्चता। यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी हमारी विशेषता होगी
कठोरता, कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण, यानी कि मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी चौथी जो विशेषता हमारी होगी, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, चौथी हमारी जो विशेषता होगी वो होगी संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव, यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन but with unitary bias, पांचवी जो हमारी विशेषता होगी, पांचवी विशेषता में हम देखेंगे कि संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ है लागू, उसका क्या अर्थ है। संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। छठी जो हमारी विशेषता होगी वो होगी, छठी विशेषता जो होगी वो हमारी होगी स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सातवीं विशेषता के तौर पे हम देखेंगे सातवीं विशेषता की तरफ हम देखेंगे संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय। कैसे हमारा संविधान इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करता है। आठवीं जो हमारी विशेषता होगी वो होगी प्रभुसत्ता संपन्न राज्य, यानी कि सॉवरेन स्टेट, प्रभुत्व संपन्न राज्य, यानी कि सॉवरेन स्टेट। उसके बाद से जो नौवीं विशेषता हम देख रहे होंगे उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो संविधान है वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करता है। लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
8वीं विशेषता के तौर पे 9 हो गया। 10वीं विशेषता के तौर पे हम देखेंगे कि हमारे संविधान एक समाजवादी राज्य है, मतलब समाजवादी राज्य की स्थापना पे जोर देता है। 11वीं विशेषता के तौर पे हम देखेंगे, हम एक सेकुलर स्टेट के तौर पे जो है कि जाने जाते हैं, यानी पंथ निरपेक्षता की ओर जोर देता है हमारे संविधान। पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना पे जोर देता है। 12वां जो विशेषता है वो हम ये देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता है। अगर 13वें विशेषता की बात हम करें तो हम देखेंगे कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए एक व्यापक प्रावधान जो किया गया है, मौलिक अधिकारों का व्यापक प्रावधान किया गया है। उसके आगे हम अगर देख ही रहे हैं तो हम मौलिक अधिकार के बाद देखेंगे कि हमारे संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्व भी शामिल है। निदेशक तत्व, आप इसको नीति निदेशक तत्व लिखिएगा अपने जब आप नोट बनाइएगा तो नीति के निदेशक तत्वों को लिखिएगा यहाँ पे। और आखिरी विशेषता के तौर पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्टेट है, यानी हमारा जो संविधान है, वो एक कल्याणकारी यानी कि वेलफेयर स्टेट की स्थापना पे जोर देता है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना पे जोर देता है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना पे जोर देता है, यानी वेलफेयर स्टेट की जो स्थापना पे जोर देता है। तो आप देखिए मैप में हमने क्या क्या दो चीज़ें देखी। संविधान का अर्थ हम देखेंगे, संविधान की विशेषताएं और संविधान की इतनी विशेषताएं, यानी कि जो 15 विशेषताएं हमने देखी हुई हैं, इसको व्यापक तौर पे देखेंगे। अब जैसे अगर हम मुझे सिर्फ ये बोलना होता कि संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो फिर तो ये 15 विशेषताएं आपके सामने हैं। आप इसको ऊपर से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको यही 15 विशेषताएं परोस दिया जाएगा और कहा जाएगा कि चैप्टर समाप्त। लेकिन ऐसे नहीं होता है समाप्त। हम एक एक चीज़ को बिल्कुल जो है कि खोल करके देखेंगे कि अगर वो निर्मित है, लिखित है, विशाल संविधान है, तो क्या इसका मतलब हुआ। अगर लिखित संविधान है तो क्या कहीं का संविधान अलिखित भी होता है। अलिखित होने का क्या मतलब है कि वहाँ पे कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट ही नहीं है जिसको कोई खोल करके पढ़ सके। यानी मान लीजिए किसी देश का संविधान है और कोई कहता है कि अलिखित संविधान है, तो इसका क्या मतलब है कि वो कहीं डॉक्यूमेंट उसको किसी पेज पे उतारा ही नहीं गया है कि वहाँ के लोग उसको खोलें और अपने संविधान को पढ़ें। वैसे ही हम देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता का क्या मतलब है। प्रोफेसर डायसी के सिद्धांत को यहाँ पे देखेंगे। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। तो कठोर संविधान किसे कहते हैं, लचीला संविधान किसे कहते हैं, कठोर संविधान का कौन सा देश जो है कि इसको फॉलो करता है और कौन सा देश लचीले संविधान को जो है कि लेकर के चलता है। संघात्मक संविधान हम देखेंगे तो देखेंगे इसमें कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं होती हैं, कि 3 तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, संघात्मक, परिसंघात्मक और एकात्मक। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। संसदीय व्यवस्था देखेंगे तो वहाँ पे भी चीज़ों को खोल के देखेंगे। इन शॉर्ट हम इन चीज़ों को बिल्कुल जो है कि विस्तार से देखेंगे। इसमें हमें टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार पढ़ा हुआ और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फिर आपको दोबारा कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद से हम संविधान की विशेषताएं देखने के बाद से ही इसी चैप्टर में कुछ चीज़ें और क्लियर करेंगे, क्योंकि इनको क्लियर कर किए बिना ये चैप्टर हमारा अधूरा रहेगा। आप इसके बाद से हम देख सकते हैं कि संविधान का वर्गीकरण, संविधान का वर्गीकरण और भारतीय संविधान। यानी कि संविधान का वर्गीकरण किन किन दृष्टियों के आधार पर किया जा सकता है और उन आधारों पे, जिन जिन आधारों पे वो संविधान का वर्गीकरण किया गया है,
उनमें से भारतीय संविधान कौन से खाँचे में जाकर के फिट होती है, वो चीज़ देखेंगे कि भारतीय संविधान कौन से खाँचे में जाकर के फिट होती है। फिर हम एक चीज़ देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और टॉपिक हम जो है कि उसको देख रहे होंगे, वो ये कि भारतीय संविधान परिसंघात्मक है या फिर संघात्मक है या फिर एकात्मक है। हम इस चीज़ को विस्तार से देख रहे होंगे। अब जब हम इस चीज़ को देखेंगे कि परिसंघात्मक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि परिसंघात्मक संविधानों के लक्षण क्या होते हैं। अगर वो सारे लक्षण या उनमें से कुछ लक्षण हमारे संविधान में होंगे, हम फिर उसको कंपेयर करेंगे कि जो परिसंघात्मक संविधान के लक्षण होते हैं, वो लक्षण क्या हमारे संविधान में भी दिखते हैं। अगर दिखेंगे तो हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, भारतीय संविधान में परिसंघात्मक संविधानों के कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं। अगर नहीं दिखेंगे तो हम कहेंगे कि नहीं है। ऐसे ही हम देखेंगे कि हमारे संविधान में संघात्मक और एकात्मक संविधान के कौन कौन से लक्षण हैं। अब चूंकि लक्षण हमें अपने संविधान में फाइंड करने हैं, तो उससे पहले हम ये ढूंढ रहे होंगे कि संघात्मक और एकात्मक संविधानों के लक्षण क्या कौन कौन से होते हैं। उसके बाद अंततः चैप्टर के अंतिम छोर पे जब हम आएंगे, तो हम निष्कर्ष देख रहे होंगे कि हमारा संविधान है क्या, अंततः क्या हुआ। मतलब इतनी सारी जो है कि चीज़ों को देख करके हम ये निष्कर्ष पर जा रहे होंगे कि हमारा संविधान कौन से खाँचे में बिल्कुल अच्छे से फिट होता है। हमारा संविधान बेसिकली क्या है, संघात्मक है, परिसंघात्मक है, एकात्मक है, कैसे क्या है, इन सब चीज़ों को निष्कर्ष के तौर पे हम देखेंगे। और फिर जाके हमारा ये पहला अध्याय हमारा समाप्त होता हुआ नजर आएगा। तो इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मतलब मेरे पास पेशेंस होना चाहिए, और मुझसे ज़्यादा आपके पास में पेशेंस होना चाहिए कि आप इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो देखते हैं संविधान का अर्थ क्या होता है। हम इस चीज़ को देख रहे होते हैं, देखते हैं। तो आप अपनी कॉपी में पहली हेडिंग डालिएगा, संविधान का अर्थ। देखिए संविधान है क्या, आप इसको बहुत छोटे स्तर से देखना शुरू कीजिए। मान लीजिए आप अपने घर में हैं, आपके घर में रहने के लिए कुछ निश्चित नियम कानून बनाए गए होंगे जो सब सदस्यों पे लागू हो रहे होंगे। अगर घर में कोई निश्चित नियम कानून ना हो, तो घर में अराजकता की व्यवस्था पैदा हो जाएगी, स्थिति पैदा हो जाएगी। कोई कभी भी सो रहा है, कोई कभी भी उठ रहा है, जिसको जो खाने का मन कर रहा है खा रहा है, जिस टाइम खाने का मन कर रहा है खा रहा है, कभी भी टीवी देख रहा है। तो ये अराजकता की स्थिति पैदा ना हो, इस वजह से एक घर के भी अपने नियम कानून होते हैं जो सभी सदस्यों पे लागू होते हैं। इसी इसी एग्जाम्पल को आप एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, एक स्टेट के तौर पे। अच्छा, जब मैं स्टेट बोल रहा हूँ, तो आप इसका अर्थ ये मत लगाइएगा कि राज्य की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे दिमाग में आता है कि उत्तर प्रदेश राज्य हुआ, हरियाणा राज्य हुआ, बिहार राज्य हुआ, नहीं। मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था या फिर राज्य व्यवस्था को पढ़ते समय जब हम स्टेट वर्ड यूज़ करेंगे, तो इसका सीधा सा मतलब किसी कंट्री की ओर होगा, यानी किसी देश की ओर होगा। स्टेट यानी देश। राज्य व्यवस्था पढ़ते समय एक टर्मिनोलॉजी को हम इस तौर पे देखते हैं, स्टेट वाली टर्मिनोलॉजी को जब हम स्टेट कहते हैं, तो उसका अर्थ होता है कि किसी देश में क्या चल रहा है। तो किसी स्टेट के तौर पे हम उसको जो है कि अप्लाई करें इसी एग्जाम्पल को, तो हम कह सकते हैं कि संविधान, मैं लिख रहा हूँ आप भी लिखिएगा, संविधान एक
कानूनी दस्तावेज होता है जो जो शासन की विभिन्न अंगों की शक्तियों शासन के विभिन्न शक्तियों शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है व दायित्वों का सीमांकन करता है। तो संविधान का एक सामान्य सा अर्थ ये हुआ। अच्छा, इसमें हमने कुछ बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों को समाहित किया हुआ है, जैसे शासन के विभिन्न अंग, ठीक है। और इसमें देखेंगे हम शक्तियों की व्याख्या करता है और दायित्वों का सीमांकन करता है। शक्ति और दायित्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपके पास में शक्तियाँ हों और दायित्व ना हो तो आप जो है कि निरंकुश हो सकते हैं, और आपके पास में दायित्व हो और शक्तियाँ ना हो तो आप इन दायित्वों को का निर्वहन सही तरीके से कर ही नहीं सकते हैं। यानी कि किसी किसी भी राज्य को या किसी एक व्यक्ति पे आप लीजिए, आप अपने ऊपर ले लीजिए कि आपके पास में अगर दायित्व है और आपके पास में शक्तियाँ नहीं हैं तो आप निरर्थक रहोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। और आपके पास में शक्तियाँ ढेर सारी हों और आपके ऊपर किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी ना हो, दायित्व ना हो, तो आप निरंकुश होने की तरफ अग्रसर हो जाओगे। तो शक्तियाँ और दायित्व एक दूसरे के पूरक होते हैं। और यहाँ पे शासन के विभिन्न अंग का क्या अर्थ है? अगर हम इसको एलिब्रेट करें, शासन के विभिन्न अंग, तो किसी भी राज्य व्यवस्था में, किसी भी राज्य की राज्य व्यवस्था में शासन के 3 अंग होते हैं, 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला विधायिका, अर्थात लेजिस्लेचर, दूसरा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और जो थर्ड है वो न्यायपालिका, जुडिशरी। तो आप देखोगे किसी भी देश की राज्य व्यवस्था में 3 अंग जरूर होंगे। ये अंग समझ लीजिए कि ऐसे हैं कि जो होने ही होने हैं, या फिर ये किसी एक व्यक्ति में में हों। अगर ये सारे के सारे अंग किसी एक व्यक्ति में चले जाएं तो वो व्यक्ति या तो राजा होगा, नहीं तो निरंकुश होगा, तानाशाह होगा। तो आप ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, राज्य व्यवस्था कितने तरीके के होते हैं, शासन व्यवस्था कितने तरीके की होती है। फिलहाल आप ये जानिए कि शासन के विभिन्न अंग का मतलब ये हुआ कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका वो अंग है जो किसी भी देश के कानूनों का निर्माण करती है। कार्यपालिका वो है जो इन कानूनों को के आधार पर देश की शासन व्यवस्था को चलाती है, यानी कि इन कानूनों को पूरे उस देश में लागू करवाती है, अप्लाई करती है। और न्यायपालिका वो अंग है जो विधायिका द्वारा जो निर्मित कानून है वो संविधान सम्मत है कि नहीं है, उस चीज़ को देखती है। मतलब कई काम होते हैं न्यायपालिका के, लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी होता है कि वो इस चीज़ का जांच करें कि जो विधायिका ने कानून बनाए हैं
या फिर जो कार्यपालिका लागू करवा रही है जिन नियमों, कानूनों या अध्यादेशों को, वो संविधान सम्मत हैं, संविधान के अनुरूप हैं, या संविधान के विपरीत जा रहे हैं। तो वही चीज़ है। आई होप अब इस चीज़ को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। संविधान एक बृहद कानूनी दस्तावेज है जो शासन के विभिन्न अंग कौन-कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के शक्तियों की व्याख्या करती है, इनकी शक्तियों की व्याख्या करेगी और इनके दायित्वों का भी मूल्यांकन या सीमांकन करेगी। इनके ऊपर जो दायित्व हैं, इनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो भी बताएगी कि इनको क्या-क्या जो है कि ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करना है। तो हमने संविधान का अर्थ देख लिया, यानी कि हमारे इंडेक्स में जो हमने चार्ट बनाया था उसमें संविधान के अर्थ को हमने अच्छे से समझ लिया। अब संविधान की विशेषताओं पे हम आएंगे और ये अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे। इस चीज़ को हम अगले पार्ट में शुरू कर रहे होंगे। अभी के लिए इस पार्ट में इतना ही। तो आप बताइएगा आपको ये चीज़ें समझ में आई या नहीं। आप इसके नोट्स बना रहे हैं या नहीं? अगर नहीं बना रहे होंगे तो प्लीज़ आप बना लीजिएगा कि बिकॉज़ अगर आप टाइम दे रहे हैं तो उस टाइम को दोबारा ना देना पड़े किसी और प्लेटफॉर्म पर जा कर के। तो आप इनके नोट्स ज़रूर बनाइएगा और आपको चीज़ें समझ में आ रही हों तो हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई फीडबैक देना होगा तो कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं और शेयर करेंगे तो सब्सक्राइबर्स के नंबर बढ़ेंगे जिससे कि चैनल ग्रो होगा और आपका आपका एक सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माँ सरस्वती।